हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, क्लास 12 का मैथ पोर्शन है ये। और वेक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ पहले से आइडिया होगा क्योंकि आप 11th क्लास में भी आप वेक्टर का फिजिक्स में एक छोटा सा पार्ट आपने पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है, फिर उसके अलजेब्रा आपने पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, आवाज़ थोड़ी सी भारी सी आ रही होगी तो इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जल्दी से सुन लीजिए। वेक्टर क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी यहां पे होता है। और ध्यान रखिएगा कि एक और बात होती है बेटा कि एंड इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें ये दोनों बातें होती हैं बट ये मैच नहीं करता है तो भी वो वेक्टर नहीं कहलाता है। ठीक है, तो फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में इन बातों में चर्चा करते थे, लेकिन आज हम लोग ना अलजेब्रा ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। मतलब वेक्टर तो हम जान चुके, अब हम अलजेब्रा के बारे में जानते हैं कि भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे होते हैं। ओके, तो यहां तक लिख लिया। अगला जो हम लोग पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, फटाफट लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के क्या क्या टाइप हैं। तो सबसे पहला है नल वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर? तो हम बोलेंगे कि वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर होता है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? मैग्नीट्यूड मतलब समझ में आता है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है तो जीरो। मान लीजिए मैंने बोला कि ए बी क्या एक वेक्टर है, तो हम बोलेंगे ए बी, मान लीजिए ये ए पॉइंट और बी पॉइंट इसी जगह पे लाई करते हैं, यहीं पे ए है और यहीं पे बी है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? तो बोलेंगे जीरो। तो ए बी वैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा, सेकेंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंड जो पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगेन आपको समझ गया होगा, नल था मतलब जीरो क्या था? मैग्नीट्यूड। यहां पे यूनिट वेक्टर तो हम क्या बोलेंगे कि हैविंग मैग्नीट्यूड 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, थर्ड है कि को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे वेक्टर्स जिसका ओरिजिन पॉइंट सेम है। ओरिजिन पॉइंट मतलब जहां से वो निकल रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि दिस इज ए एंड यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ए बी, ए सी और यहाँ पे क्या है नाम अपना, ए बी हो गया, ए सी हो गया, यहाँ पे डी लिख देते हैं, ए डी, ये सारे वेक्टर क्या होंगे? दे आर को इनिशियल वेक्टर। मतलब जहां जो क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, देखो ए पॉइंट से बाहर निकल रहा है, ए बी, ए सी, ए डी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। आइए फोर्थ पॉइंट आपको बताते हैं। फोर्थ में हम लोग बात कर रहे हैं कि कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर, दोनों यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या हो गया कि एक लाइन में एक वेक्टर हमने यहां ले लिया और यही लाइन में, ये लाइन में यहां पे हमने एक ले लिया वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ये वेक्टर को हम बोल रहे हैं ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे कि दे आर कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक ही लाइन में है। अब ध्यान देना कि दोनों पैरेलल भी तो हो सकते हैं, तो पैरेलल वाला में क्या होगा? एक ही लाइन में नहीं होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो मैं इसको मिटा के लिखता हूं। ठीक है, ये मिटा दो यहां पे, चलो यहां लिखते हैं। ठीक है, कि कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है कि बोथ द वेक्टर्स आर इन अ सेम लाइन में होंगे। ठीक है, और क्या होंगे? तो दोनों ऑब्वियसली एक सेम लाइन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? जीरो है, तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन देम आर जीरो।
दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। अच्छा, अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की। तो ध्यान दीजिएगा, पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? पैरेलल वेक्टर में दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। इसको एक्सटेंड करते जाओ, देखते जाओ। हम बोल रहे हैं इतना दूर जाके मिलेगा और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? समझ रहे हो? 2 लाइन है, 2 लाइन को पीछे एक्सटेंड करते गए इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया। अब पैरेलल लाइन तो कभी मीट नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं कि पैरेलल लाइन मीट करते हैं कहां पे? इन्फिनिटी पे, बहुत दूर पे। तो बहुत दूर पे जब मीट करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो हम बोलेंगे यहां पे भी क्या होगा? एंगल बिटवीन देम इज 0। ध्यान देना, ये दोनों एक ही लाइन में नहीं है, दोनों के बीच का क्या सेम है? तो हम बोलेंगे एंगल खाली सेम है, मतलब एंगल 0 है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास आ गया पैरेलल वेक्टर। यहां तक बात हो गई। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। अब हम लोग बात करते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर की। 5th है ना, 5th। हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हो गया कि वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन। जैसे ये दोनों वेक्टर एक बोर्ड पे मैंने बनाया तो क्या हो गया? दोनों वेक्टर कोप्लेनर हो गया। तो आप बोलोगे सर सारा चीज तो आप बोर्ड पे ही बनाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सारा चीज बनाते हैं, बट अगर ये वेक्टर ये आपकी तरफ, क्या ये दोनों वेक्टर से ये वाला वेक्टर आपकी तरफ जो जा रहा है, आपकी तरफ, ये क्या एक ही प्लेन में है क्या? नहीं। देखो ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है। तो ये वाला जो वेक्टर जो मैंने आपकी तरफ बनाया, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, डॉट से डिनोट कर रहा हूं, वो कोप्लेनर नहीं है इन दोनों के साथ। तो हम समझ में आ गया आपको कोप्लेनर क्या होता है? कोप्लेनर मतलब दोनों वेक्टर जो कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। तो हम लोग को समझ में आ गया कि कोप्लेनर क्या होते हैं। तो हम बोलेंगे वेक्टर्स विच लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक है। नाउ 6th पॉइंट में अपन बात कर रहे हैं कि कोटर्मिनस वेक्टर क्या होता है? देखो याद है, को इनिशियल आपने पढ़ा था। कोटर्मिनस में क्या होता है कि सारे वेक्टर्स जिसका टर्मिनेशन पॉइंट सेम ही है। देख रहे हो? मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये B है, अगर ये D है तो हम बोलेंगे ये जो वेक्टर है ये है AB, CB और कौन है? तो हम बोलेंगे DB। ये तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? इन तीनों वेक्टर को हम बोलते हैं कोटर्मिनस। टर्मिनस मतलब समझ में आता है ना कि टर्मिनल, सेम टर्मिनल पॉइंट। को मतलब क्या हो गया? सेम। टर्मिनस मतलब हो गया कि टर्मिनल पॉइंट। ओके, तो सेम टर्मिनल पॉइंट अगर रहेगा तो उनको क्या बोलते हैं? कोटर्मिनस वेक्टर। लिख लिया? चलो यहां पे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। 7th यहां पे है लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब देखना कि जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हो? एरो का टिप और दूसरे एरो का एक टेल, टिप और टेल अगर मैच कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? लाइक वेक्टर्स। और अगर देखो, अगर मैंने बोला 2 वेक्टर है, दोनों के एरो का जो टिप है वो यहां पे मीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? दे आर अनलाइक। इसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक। तो पहला जो मैंने बनाया वो बनाया मैंने आपको लाइक के लिए, और दूसरा बनाया ये हो गया लाइक, और इसको बोलते हैं अनलाइक। क्या बोलते हैं इसको? अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर हो गया? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया। अच्छा, 1-2 और हैं नेगेटिव वेक्टर्स, उसको भी लिख लेते हैं। चलो यहां आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की। तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है? देखो 8वां पॉइंट है अपना, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि मैंने मान लो बोला है कि ए वेक्टर का नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये ए वेक्टर था, ठीक है, तो ये कहलाएगा, ये जो है ना ये कहलाएगा ए नेगेटिव। मतलब ये अगर ए वेक्टर है तो ये कहलाएगा ए नेगेटिव वेक्टर। क्या मतलब हुआ? तो हम बोलेंगे कि वेक्टर्स
having same magnitude but different direction, but opposite, different नहीं, but opposite direction are called its negative vector। मतलब a का नेगेटिव कौन आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम फिर रिप्रेजेंट कर दिया हमने a माइनस ए वेक्टर से। तो ये बात हो गई अपनी नेगेटिव। एंड लास्ट पॉइंट इज रेसिप्रोकल वेक्टर। देखो रेसिप्रोकल वेक्टर में क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं कि a, एक मिनट, यहां हमने बोला a वेक्टर और हमारे पास एक है 1/a वेक्टर, तो दोनों में डायरेक्शन सेम है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सेम डायरेक्शन। और एक चीज है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक कर लेना आप अपनी नोटबुक में, मैंने डिक्टेट कर देता हूं कि मैग्नीट्यूड इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उनका मैग्नीट्यूड में फर्क है, डायरेक्शन में नहीं। और फर्क कैसा है, तो बोलेंगे अगर मान लीजिए पहले वाले का a था मैग्नीट्यूड या x था मैग्नीट्यूड, तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/x। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। एक छोटी सी और बात है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको भी समझ ही लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक एक लाइन है, ठीक है। मैं क्या हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है। ओके, अब ए से बी जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी एक लंबाई होगी, तो इस लंबाई को हम क्या बोलेंगे कि ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेंथ जो इसकी हो गई वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और इस डायरेक्शन में जाना ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो एक हो गया डायरेक्शन और एक हो गया लंबाई। तो अब इसको बनाएंगे कैसे भाई, हम सिंबॉलिकली सिंबॉल के फॉर्म में कैसे बनाएंगे। तो हम बोलेंगे एक काम करना कि आप लिख देना इतना बड़ा लाइन, और इसमें एरो क्या बता रहा है, एरो बता रहा है कि डायरेक्शन इधर है, और ये क्या आ गया अपना ए बी आ गया। अब हर बार इतना बड़ा लाइन बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था। तो हमने क्या बोला कि भाई इस लाइन को आप छोटा कर लो, तो ये लाइन हो गया एंड दिस इज, यहां पे हम लिखते हैं ए बी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस बात को हमने वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो बात समझ में आ गई आपको कि एंगल, बात समझ में आ रही है आपको कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तो हो गया डायरेक्शन और एक हो गया इसकी वैल्यू। ये जो ऊपर का एरो है ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन, ठीक है। एक तो हो गया कि डायरेक्शन, और ये जो एरो की लंबाई है ये देता है मैग्नीट्यूड। लेकिन हमने क्या किया, हम बोले कि हर बार ये फिजिबल नहीं था इतना बड़ा लाइन बनाना। मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर आप लाइन नहीं बना सकते थे। तो आपने क्या बोला कि हम मैग्नीट्यूड को कहीं पे लिख देंगे और ये डायरेक्शन बता देगा। और ये एरो का सही मतलब क्या है, ये एरो का सही मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड को बताए, ठीक है। लेकिन इतना लंबा बनाना हर बार पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड को लिखना स्टार्ट कर दिया और एरो से डायरेक्शन अब बताने लग गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। खैर आपसे ये सब बात कोई पूछता नहीं है कि क्यों रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग सवाल पे आते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि एडिशन इन वेक्टर में जो एडिशन होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ अपने को क्या बताता है कि अगर आप दो वेक्टर को क्या कर लो, ऑर्डर में ले लो। मतलब हमने लिया है कि ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, दोनों ऑर्डर में है, दिख रहा है, देखो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ऑर्डर मतलब समझ में आ रहा है कि एक का एरो का जो टिप है दूसरे के एरो के टेल के साथ क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो मैच कर रहा है, तो बोलता है कि ये जो तीसरा है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से अगर एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये क्या देता है, ये देता है a प्लस बी। मान लीजिए ये a था और ये b था, तो आप क्या करो, दो एरो मतलब दो वेक्टर को आप ट्रायंगल के दो साइड की तरह कंसीडर कर लेना, इस तरीके से कि वो कैसे हो, सेम ऑर्डर में हो। लिख देता हूं यहां पे कि टू वेक्टर्स आर कंसीडर्ड
considered as two sides of a triangle taken in order, then the third side opposite in order gives the addition of these two vectors. क्या बोला मैंने कि अगर आप दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड की तरीके से कंसीडर कीजिए, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे मैंने लिया ए और बी, तो तीसरा साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा, देख रहे हो ये, इसका अगर मैं बोलूं कि इसका सेम ऑर्डर बनाना होता तो ऐसे बनाता, लेकिन हमको अपोजिट बनाना था तो हमने कैसे बनाया, उल्टा ऐसे। तो अपोजिट साइड में जो आप वेक्टर लोगे, जो थर्ड साइड होगा, वही क्या देगा अपने को एडिशन देगा, मतलब a प्लस बी देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ओके, ट्रायंगल लॉ के बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ। यहां पे लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है वो भी समझा देता हूं। हमने बोला कि दो वेक्टर को आप ले लो, इसको आपको जोड़ना है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर लेना, ठीक है, मतलब एक ही जगह से वो स्टार्ट होने चाहिए थे। अब इसको देख के बेटा क्या करना है आपको कि एक पैरेललोग्राम बना देना है, तो हमने बना दिया पैरेललोग्राम, ये रहा, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली आपने ये लगा दिया एरो, और इसके अकॉर्डिंगली आपने ये एरो लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जहां से आपने स्टार्ट किया था उस पॉइंट से एक डायगोनल बना दो, तो ये बताता है कि a प्लस बी होगा, दिस इज a प्लस बी। क्या बोला मैंने, पैरेललोग्राम लॉ नाम क्यों है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि टेक टू वेक्टर्स एज को-इनिशियल वेक्टर्स। फिर क्या करना है आपको, मेक अ पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या करना है, हम बोलेंगे द पॉइंट, या ऐसे द डायगोनल थ्रू दैट इनिशियल पॉइंट ये वाला, क्या बोला था, डायगोनल थ्रू दैट को इनिशियल पॉइंट, ठीक है, यहां लिख देता हूं, दैट को इनिशियल पॉइंट गिव्स a प्लस बी वेक्टर। क्या देगा हमको, a प्लस बी वेक्टर देगा। यही है पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर हो गया ये चीज कि हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि ट्रायंगल लॉ, और हम लोग दूसरा देखा पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए, ठीक है, वेक्टर में ये चीज फॉलो होता है। तो आपने बोला सर इसको प्रूव करके बताइए, चलो देखते हैं। देखो मान लो मेरे पास है a, दिस इज a, ठीक है, और हमने ले लिया एक दिस इज b। ओके, दो हमने ले लिया, तो इसका एडिशन क्या होगा, आपने बोला सर ये वाला होगा, ये होगा, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो हम बोलेंगे ये वाला क्या होगा, a प्लस बी होगा, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली। हमने बोला ठीक है, ओके। क्या मैं b को इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले बिना क्या मैं यहां पे बना सकता हूं, देखो तो यहां पे देख रहे हो, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, उठा के यहां पे ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ना तो उसका एंगल बदलना चाहिए और ना तो उसकी वैल्यू बदलनी चाहिए। तो हमने यहां पे लिख दिया, मान लीजिए ये b है, फिर हमने क्या बोला, a को उठा के क्या मैं ऐसे रख सकता हूं, ऐसे, देखो जैसा एंगल था वैसा ही एंगल यहां पे है, जितनी बड़ी वैल्यू ये थी उतनी बड़ी वैल्यू ये है, तो ये आ गया। अब आप देखो b प्लस ए भी तो यही दे रहा है ना, b प्लस ए क्या दे रहा है, b प्लस ए भी a प्लस बी आ रहा है, मतलब मैं बोलूंगा कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या दे रहा है अपने को, c वेक्टर दे रहा है, यहां पे c लिख देते हैं, चलो c वेक्टर, ठीक है। फिर आपने बोला कि b प्लस ए भी अपने को क्या दे रहा है, c वेक्टर दे रहा है। तो अगर हम बोले कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट किया जाए,
लिख देते हैं कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा अपने को कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। बोलो बात समझ में आती है? यही चीज को आपको प्रूफ करना है था। अब आते हैं बेटा दूसरा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, पहले एसोसिएटिव करते हैं। एक होता है एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एसोसिएटिव लॉ में हम लोग बात कर रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी में इसको दोनों को पहले हमने एसोसिएट कर लिया एंड दिस इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। बोलता है ये चीज एसोसिएटिव लॉ कहलाती है। ओके, तो हमने बोला कि मान लीजिए हमारे पास ये a वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास b वेक्टर है, और ये मान लीजिए हमारे पास c वेक्टर है, ठीक है। दिस इज a b और c। ओके, तो पहले क्या बोलता है? पहले बोलता है कि b प्लस सी। पहले आपको क्या करना है? a प्लस b प्लस सी। b प्लस सी कौन सा होगा बेटा? देख तो, ये है b, ये है c, तो ये होगा क्या? ये वाला लाइन, ये लाइन क्या होगा? ये होगा b प्लस सी, ठीक है। b प्लस सी को किसके साथ ऐड करना है? a के साथ, मतलब a प्लस b प्लस सी है, तो a प्लस b प्लस सी, ये लाइन, इसका रिजल्टेंट कौन सा आएगा बेटा? ये, इसका मान लीजिए नाम है d, ठीक है, इसका नाम है d। तो हम बोल रहे हैं कि a प्लस b प्लस सी क्या आ रहा है? आ रहा है अपने पास d। अच्छा, सेकेंड में यहां पे हमने लिया LHS। अब हम कर रहे हैं RHS की बात, ठीक है। यहां पे लिखता हूं RHS में बोला है कि आप क्या करो, a प्लस b कर लो, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कर लिया? a प्लस b कौन सा लाइन आएगा? ये लाइन आएगा, ये वाला लाइन। ये लाइन क्या कहलाएगा? a प्लस b। अच्छा, a प्लस बी को किसके साथ जोड़ना है? c के साथ, तो a प्लस बी और c कौन सा आएगा? यही तो आएगा d। तो हम बोलेंगे कि RHS में आपने जो बोला कि a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? तो हम बोलेंगे यहां पे भी d आ रहा है। तो आपने देखा 1, आपने देखा सेकंड, तो हम बोलेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को अगर आप इक्वेट कर दो, मैं इधर आ जाता हूं, तो क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि अगर आप दोनों को इक्वेट कर दो तो यहां पे आता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और बाद में क्या है? c। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है ये चीज? जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैंने बोला है कि a माइनस बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे? एडिशन तो पढ़ाया सर, सब्ट्रैक्शन तो पढ़ाया नहीं। देखो सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो हम इसको क्या लिखना चाहते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, देखो, तो a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर लिख सकते हो। मान लीजिए ये a वेक्टर था और ये था b वेक्टर, ठीक है, ये क्या था? b वेक्टर, लेकिन आपको तो माइनस b चाहिए। माइनस b मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड रहेगी सेम लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब देखो आप ध्यान से, a वेक्टर और b वेक्टर, a प्लस माइनस बी कौन सा आएगा? इसका पैरेललोग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये कहलाएगा क्या? a माइनस बी। बोलो बात समझ में आता है कैसे हुआ? a प्लस बी कौन सा होता है? ये वाला होता, ये होता a प्लस बी, और ये क्या हो गया? ये हो गया a माइनस बी, ठीक है। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है? आपको एक को माइनस बना देना है और दोनों को ऐड कर देनी है, जैसे हमने यहां पे किया। तो ये हो गई सब्ट्रैक्शन की कहानी। अब कुछ सवाल करते हैं। अब देखो हमारे पास एक सवाल है, सवाल ये है कि बोलता है कि इफ a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर बी द वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। तो हमने बोला है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ये रहा, और ये है a वेक्टर, ये रहा ऑर्डर इसका, ये है b वेक्टर और ये है अपना c वेक्टर, ठीक है, ये है। तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे कि a प्लस बी कितना होता है? आपको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 0। तो आप बोलोगे ठीक है, करते हैं कुछ। तो हमने बोला कि देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। तो a प्लस बी कितना आएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो क्या आएगा? ये आएगा ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में ऐसा आना चाहिए। तो हम बोलेंगे a प्लस बी तो आता है बेटा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली माइनस सी। समझ में आया कैसे हुआ?
अरे हमारा जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए था, ऐसे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आ रहा है तो मतलब यहाँ पे तो c जो है वो इधर है, तो हम बोलेंगे उधर वाला हमको चाहिए, तो हम बोलेंगे -c होगा। तो -c प्लस यहाँ पे क्या लिखिएगा, c। अब -c प्लस c क्या होगा, 0। तो आ गया कि नहीं? तो ये है LHS इज इक्वल टू क्या, RHS पार्ट। तो बड़ा आसान सवाल इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको।